इस वीडियो के माध्यम से हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि अम्ल क्या है, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल को परिभाषित कीजिए। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन देता है। इसका pH वैल्यू जो है 7 से कम होता है। जोहान्स निकोलस ब्रांस्टेड और मार्टिन लॉरी द्वारा दी गई आधुनिक परिभाषा के अनुसार अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो प्रतिकारक यौगिक अर्थात क्षार को हाइड्रोजन आयन H+ आयन प्रदान करता है, जैसे एसिटिक अम्ल अर्थात सिरका और सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी में अपन यूज़ करते हैं। अम्ल ठोस, द्रव और गैस किसी भी भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं। वे शुद्ध रूप से या घोल के रूप में रह सकते हैं। जिस पदार्थ या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता से होने वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिटी कहा जाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। आइए हम जानते हैं कि क्षार किसे कहते हैं। क्षार को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जिनको जल में मिलाने पर जल का pH वैल्यू 7 से अधिक हो जाता है। ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय पदार्थ को OH- अर्थात OH- आयन जो है प्रदान करता है। क्षार का स्वाद में कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीला कर देता है। उदाहरणतः देखा जाए तो जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर जिंक सल्फेट और जल बनाता है। दाहक सोडा अर्थात कास्टिक जो सोडा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारक हैं, पर इसके अपवाद भी हैं। क्षारकों में धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पर सुविधा के तत्वों के लिए कुछ ऐसे समूह भी रखे गए हैं जो अम्लों के साथ मिलकर बिना जल बनाए ही लवण बना देते हैं। ऐसे क्षारकों में अमोनिया, हाइड्रोक्सी एमीन और फास्फीन है। आइए अब हम जानते हैं कि लवण किसे कहते हैं। लवण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अम्ल क्षारकों के परस्पर क्रिया से बनने वाले उत्पाद को लवण कहते हैं। साधारणतः नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोक्साइड की परस्पर अभिक्रिया से बनते हैं। इसके अतिरिक्त पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट कुछ अन्य लवण हैं। अम्ल और क्षारक रासायनिक क्रिया एक दूसरे से को संतुलित करते हैं और ऐसा यौगिक बनाते हैं जो न कि अम्ल होता है और न ही क्षारक होते हैं। इसे हम लवण कहते हैं। अम्ल और क्षारकों की विशेषता समाप्त करने वाली उनके रासायनिक मिलन की इस क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि pH स्केल क्या है। pH स्केल को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। pH स्केल किसी सॉल्यूशन की अम्लता या क्षारीयता को मापने का स्केल है। pH का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन की सामर्थ्यता है। लेकिन एक आम जन की भाषा में कहें तो सॉल्यूशन या घोल की जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे उस घोल की pH वैल्यू उतने ही ज़्यादा होगी, कम नहीं। आइए अब हम जानते हैं कि सूचक किसे कहते हैं। सूचक को हम किस रूप से परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमें यह जानकारी देता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार, वो सूचक कहलाते हैं। सूचक एक रंजक होता है जो किसी अम्ल या क्षारक के संपर्क में लाए जाने पर अपना रंग बदल देता है। सूचक अम्ल और क्षारक में विभिन्न रंग देता है। अतः सूचक हमें यह बताता है कि जिस पदार्थ का हम परीक्षण कर रहे हैं वह अम्ल है या क्षार। अम्ल और क्षारकों के परीक्षण के लिए मुख्यतः 3 सूचकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्लेथिन आदि। सूचक के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, इसे परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक सूचक पौधे से पाए जाते हैं, जैसे लिटमस,
लाल पत्ता गोभी और हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी आदि। कृत्रिम सूचक होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्लेथिन आदि। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? इन सूचक की गंध और अम्लता या क्षारीयता में बदल जाती है, जैसे प्याज और लौंग की तेल आदि। आइए अब हम सूचक और रंग तथा गंध के परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ प्राकृतिक सूचक लिटमस जो है अम्ल के संपर्क में आने पर वह लाल रंग हो जाता है तथा क्षार के संपर्क में आने पर वह नीला रंग हो जाता है। ठीक वैसे ही लाल पत्ता गोभी जो है अम्ल के संपर्क में आने पर लाल रंग देता है तथा क्षार के संपर्क में आने पर हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो वहीं हल्दी में कोई बदलाव नहीं आता है। हाइड्रेंजिया में अगर देखा जाए तो हाइड्रेंजिया के फूल में नीला रंग अम्ल के संपर्क में आने पर नीला रंग तथा क्षार के संपर्क में आने पर गुलाबी रंग हो जाता है। कृत्रिम सूचक के बारे में अगर देखा जाए तो फिनाफ्लेथिन जो है अम्ल के संपर्क में आने पर रंगहीन हो जाता है तथा क्षार के संपर्क में आने पर गुलाबी रंग। ठीक वैसे ही मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल के संपर्क में आने पर लाल रंग तथा क्षार के संपर्क में आने पर पीला रंग हो जाता है। गंधीय सूचक में अगर देखा जाए तो प्याज का रस तीक्ष्ण जो है अम्ल के संपर्क में आने पर कोई गंध नहीं देता है तथा क्षार के संपर्क में आने पर गंध नहीं होता है। ठीक वैसे ही लौंग का तेल जो है अम्ल के संपर्क में आने पर समान गंध रहती है और क्षार के संपर्क में आने पर कोई गंध नहीं देता है। लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक या इंडिकेटर होता है। यह पानी में घुलनशील हो जाता है। लिटमस एक प्रकार का रंग है या डाई कह सकते हैं, जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन जो है फंगस और काई का संयुक्त रूप होता है जिनका आपस में सहजीवी संबंध होता है। लिटमस पेपर का उपयोग प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। लिटमस पेपर दो रंगों लाल तथा नीले रंग में उपलब्ध होता है। अम्ल नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। हमारे दैनिक जीवन के आम पदार्थों के पीएच वैल्यू के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो 4% के उसके पीएच वैल्यू 0 होता है। पेट के अम्ल के पीएच वैल्यू 1 होता है। नींबू के रस के पीएच वैल्यू जो है 2 होता है। सिरका एसिड के पीएच वैल्यू 3 होता है। संतरा का पीएच वैल्यू 3.5 होता है। सोडा और अंगूर का पीएच वैल्यू 4 होता है। तो वहीं खट्टे दूध का जो है पीएच वैल्यू 4.5 होता है। ताज़ा दूध का पीएच वैल्यू 5, मानवलार का पीएच वैल्यू 6 से 8 होता है और शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू जो है 7 होता है। तो वहीं मानवलार का पीएच वैल्यू 6 से 8 के बीच होता है। रक्त प्लाज्मा का पीएच वैल्यू 7.4, अंडे की सफ़ेदी की पीएच वैल्यू 8 होता है। सागर के पानी का पीएच वैल्यू 8 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू 9 होता है। प्रति अम्ल की पीएच वैल्यू जो है 10 होता है। अमोनिया पानी का पीएच वैल्यू 11 होता है। नींबू पानी का पीएच वैल्यू जो होगा आपका 12 होगा तथा नाली क्लीनर के पीएच वैल्यू होगा 13। कास्टिक सोडा जो है 4% जो है जल में उसका पीएच वैल्यू होगा 14। अम्ल को 4 भागों में बांटा गया है जो कि निम्नलिखित है। पहला, हाइड्रो अम्ल, ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती है किंतु इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक होते हैं, इसे हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल आदि जो है। दूसरा, ऑक्सी अम्ल, ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य दूसरे तत्व भी उपस्थित होते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। इसके उदाहरण में अगर देखा जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरस क्लोरेस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। तीसरा, प्रबल अम्ल वे अम्ल हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चौथा जो है दुर्बल अम्ल, वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल आदि। आइए अब हम अम्ल के गुणधर्म के बारे में बात करते हैं।
अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लीय अधिक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल की प्राकृतिक संक्षारक होती है और वे स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जल में विलय होते हैं और जब किसी अम्ल के जल में घोला जाता है तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा विलयन का ताप बढ़ जाता है। उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रबल अम्ल को जल में घुलने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः प्रबल अम्ल के तनु करने के लिए कभी कभी जल नहीं मिलाते हैं, बल्कि जल में हम लोग धीरे धीरे से मिलाते हैं। आइए अब हम अम्ल और उनके स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं। साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फल, नींबू, नारंगी और टमाटर से प्राप्त होते हैं। एसिटिक अम्ल जो है फलों के रस और सुगंधित तेलों से प्राप्त होते हैं। लैक्टिक एसिड दूध और दही से प्राप्त होते हैं। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी बिच्छुओं के डंक से प्राप्त होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल कशिश का तेल से प्राप्त होते हैं और नाइट्रिक अम्ल सोडा से प्राप्त होते हैं। बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते व मूत्र में होते हैं। आर्सेलिक अम्ल जो है सारेल के वृक्ष में प्राप्त होते हैं। मैलिक अम्ल सेब, केला और संतरे के छिलके तथा आलू, गाजर के में पाए जाते हैं। टार्टेरिक अम्ल जो है अंगूर, कच्चे आम और इमली में पाए जाते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आंवला के खट्टे फलों में पाए जाते हैं। आइए अब हम अम्ल के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नीचे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में चर्चा करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। कलाई करने से पहले चादरों की सफाई करने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में रंगने के लिए किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, उर्वरक तथा विस्फोटक रंग तथा औषधि बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रयोग को उर्वरक, धवन सोडा, प्लास्टिक तथा कृत्रिम रेशा बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद उद्योगों में शोधन के लिए उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड बैटरी में भी किया जाता है। आइए अब हम क्षार के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। पानी में घुलनशीलता के आधार पर क्षार दो वर्गों में बांटा गया है। पहला तो है एल्काई और दूसरा जो है क्षारक। एल्काई ऐसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उसे एल्काई कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि एल्काई धातु कहलाते हैं। साथ ही एल्काई अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड को भी एल्काइल कहते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा, क्षारक। ऐसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं क्षारक कहलाते हैं। अधिकांश तौर पर क्षार पानी में अघुलनशील होते हैं अर्थात क्षारक होते हैं। क्षारक वे पदार्थ हैं जो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं, जैसे कास्टिक सोडा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। प्रबल तथा दुर्बल क्षार की क्षमता क्षार को जल में घोलने से प्राप्त हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH- की मात्रा पर निर्भर करती है। पहला, प्रबल क्षार किसे कहते हैं? प्रबल क्षार ऐसे क्षार जो जल में घुलकर पूर्णतः विभाजित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, वे प्रबल क्षार कहलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। दूसरा, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं तथा आंशिक रूप से विभाजित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, वे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार के उदाहरण हैं। आइए अब हम क्षार के उपयोग के बारे में बात करते हैं। पहला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों के पर लगे ग्रीस या धब्बे को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटी एसिड के रूप में पेट में अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए तथा अपच के उपचार के लिए किया जाता है। तीसरा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने के साबुन बनाने के लिए तथा खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है।
चौथा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है तथा फैक्ट्रियों तथा बिजली संयंत्रों से निकलने वाले सल्फराइड ऑक्साइड को स्वच्छ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग खाने में बेकिंग सोडा के रूप में किया जाता है। आइए अब हम अम्ल व क्षार में अंतर देखते हैं। अम्ल जो है, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें पानी में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन प्लस अर्थात H+ आयन कंस्टेंट बढ़ जाता है। तो वहीं क्षार की बात करें तो इसे पानी में मिलाने पर हाइड्रो ऑक्साइड अर्थात OH- कंस्टेंट की बढ़ोतरी होती है। दूसरा अंतर देखा जाए तो अम्ल में प्रोटॉन डोनर कहलाते हैं, तो वहीं क्षार में प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाते हैं। तीसरा अंतर, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जब वह तरल अवस्था में होता है तो उसमें pH वैल्यू 7 से कम होता है। तो वहीं क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो तरल अवस्था में 7 से अधिक pH वैल्यू मान देता है। चौथा अंतर, अम्ल विद्युत के एक अच्छे परिचालक होते हैं, तो वहीं क्षार केवल तरल स्थिति में ही विद्युत के अच्छे परिचालक होते हैं। आइए अब हम पांचवें अंतर को देखते हैं। अम्ल को चखने पर स्वाद में खट्टा होता है, तो वहीं क्षार की बात करें तो स्वाद में कड़वापन मौजूद रहता है। छठवां अंतर, अम्ल को सूंघने पर जलने की महक आती है, तो वहीं क्षार को सूंघा जाए तो अमोनिया के अलावा सभी क्षार गंधहीन होते हैं। सातवां अंतर, मेटल के साथ क्रिया करने पर अम्ल हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो वहीं क्षार फैट और तेल के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आठवां अंतर, अम्ल अमोनिया क्लोराइड के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, जबकि क्षार अमोनिया क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया में अमोनिया का निर्माण करता है, जो कि एक गंध रहित गैस होती है। नौवां अंतर देखा जाए तो कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करने पर अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, जबकि क्षार कार्बोनेट के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती है। 10वां अंतर देखें तो लिटमस टेस्ट की बात करें तो अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, तो वहीं क्षार जो है लाल लिटमस कागज को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। 11वां अंतर, अम्ल के उदाहरण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और कार्बोनिक अम्ल H2CO3। तो वहीं क्षार के उदाहरण में हम देखते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NH4OH तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके उदाहरण हैं। 12वां अंतर देखें तो अम्ल के इस्तेमाल संक्षारक, खाद्य कार्बोनेट तथा ड्रिंक जैसे पेप्सी, कोका कोला, ड्यू में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसे लेदर को बनाने और खाने में फ्लेवर देने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो वहीं क्षार को जठारी, दवाई, साबुन, डिटर्जेंट, परफ्यूम आदि में काम में लाया जाता है। आइए हम विभिन्न अम्ल के रासायनिक नामों के बारे में चर्चा करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl से दर्शाते हैं, तो वहीं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल को HNO3 से, ऑक्जेलिक अम्ल को C2H2O4 से दर्शाते हैं। साइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल को H2CO3 से दर्शाते हैं, तो वहीं लैक्टिक अम्ल को C2H6O3 से। फास्फोरिक अम्ल, ये सभी जो है अम्ल के रासायनिक नाम हैं। दूसरा, क्षारक के रासायनिक अम्ल के बारे में चर्चा करते हैं, तो वहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH तथा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड। आइए अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, pH वैल्यू का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन ए कैवेंडिश ने, ऑप्शन बी लेवेजियर ने, ऑप्शन सी सोरेनसर ने, ऑप्शन डी प्रिस्टले ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोरेनसर। क्वेश्चन नंबर 2, अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7 से कम।
क्वेश्चन नंबर 3, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, ऑप्शन बी प्रोटॉन देता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन डी OH आयन अर्थात हाइड्रोक्सी आयन देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटॉन देता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्षारक वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, ऑप्शन बी प्रोटॉन देता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन डी प्रोटॉन ग्रहण करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 6, अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरीन का, ऑप्शन बी अमोनिया पत्र का, ऑप्शन सी कोबाल्ट पत्र का, ऑप्शन डी लिटमस पत्र का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिटमस पत्र का। क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को कहते हैं? ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी एस्टर, ऑप्शन डी लवण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लवण। क्वेश्चन नंबर 8, उदासीनीकरण की क्रिया में बनता है? ऑप्शन ए लवण व जल, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी भस्म, ऑप्शन डी लवण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लवण व जल। क्वेश्चन नंबर 9, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 10, लिटमस नीले लिटमस को लाल कर देता है? ऑप्शन ए भस्म, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी क्षार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अम्ल। क्वेश्चन नंबर 11, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ऑप्शन ए भस्म, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी क्षार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भस्म। क्वेश्चन नंबर 12, पीएच स्केल का परिसर है? ऑप्शन ए 0 से लेकर 7 तक, ऑप्शन बी 8 से लेकर 14 के बीच, ऑप्शन सी 0 से लेकर 14, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 0 से लेकर 14। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 12.3%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 3.5%, ऑप्शन डी 10%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3.5%। क्वेश्चन नंबर 14, दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 8.2, ऑप्शन सी 6.6, ऑप्शन डी 4.3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6.6। क्वेश्चन नंबर 15, दंत क्षय का कारण है लार का पीएच वैल्यू? ऑप्शन ए 6.5 से कम हो जाना, ऑप्शन बी 7 से कम हो जाना, ऑप्शन डी 5.5 से कम हो जाना, ऑप्शन डी 7.5 से अधिक हो जाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 5.5 से कम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 16, ताजे दूध का पीएच वैल्यू 6.6 होता है। जब वह खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच वैल्यू जो है ऑप्शन ए 6 से कम हो जाता है, ऑप्शन बी 7 से अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी 6 से अधिक हो जाता है, ऑप्शन डी वही रहता है अर्थात 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी OH आयन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी H+ आयन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी H+।
क्वेश्चन नंबर 19, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी रंगीन, ऑप्शन डी उदासीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 20, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फास्फोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21, सिरका अर्थात विनेगर का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 22, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए फिनॉल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी गंधक का अम्ल, ऑप्शन डी एथेनॉल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 24, नींबू के रस में होंगे। ऑप्शन ए H प्लस आयन अधिक, OH माइनस आयन कम होगा। ऑप्शन बी H प्लस आयन कम होगा, OH माइनस आयन जो है अधिक होगा। ऑप्शन सी H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन बराबर होंगे। ऑप्शन डी केवल H प्लस आयन होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए H प्लस आयन अधिक होगा, OH माइनस आयन जो है कम होगा। क्वेश्चन नंबर 25, राम के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगा, उससे आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रबल अम्ल की, ऑप्शन बी दुर्बल क्षार की, ऑप्शन सी दुर्बल क्षार की तथा ऑप्शन डी दुर्बल अम्ल की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दुर्बल क्षार की। क्वेश्चन नंबर 26, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल में, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल में, ऑप्शन सी अम्लराज में, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अम्लराज में। क्वेश्चन नंबर 27, नीला थोथा क्या है। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी आयरन सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 28, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूलक रासायनिक माना जाता है। ऑप्शन ए H2CO3, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी HCl। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी H2SO4। क्वेश्चन नंबर 29, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 30, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का ऑप्शन ए अपवहन होता है, ऑप्शन बी विद्युत अपघट्य होता है, ऑप्शन सी जल अपघटन होता है, ऑप्शन डी प्रकाश अपघटन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत अपघटन होता है। दोस्तों, इस वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल डिजिटल गुरुकुल शिक्षा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।